दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता कार्यक्रम बिहार बिहान। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हां, हर रोज़ की तरह बिहार बिहान के आज के एक नए अंक के साथ, कुछ नई बातों के साथ और कुछ मोटिवेशन के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं थोड़े से मोटिवेशन की और देखते हैं क्या है आज का सुविचार। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो देखा आपने आज का सुविचार, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत तो ज़रूर ही पड़ती है। ऐसी प्रेरणा जो हमें कुछ करने को, कुछ आगे अच्छा जीवन में आगे बढ़ने को, अपने मंजिल की तरफ आगे तत्पर होने को उत्साहित करे, हमें प्रेरित करे भीतर से। ऐसी मोटिवेशन की हम सभी को ज़रूरत होती है। वैसे अगर मोटिवेशन की बात करूं और उत्साह और प्रेरणा की बात करूं तो बात आज के दिन की खासियत से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है और आज बिहार बिहान में हम बात करेंगे आज के दिन की सबसे विशेष खासियत की, क्योंकि आज हम मना रहे हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है और मोटिवेशन की बात मैंने की, मैंने प्रेरणा की बात की, मैंने उत्साहित होने की बात की, क्योंकि जब हम लोक सेवा प्रसारण दिवस के विषय में बात करेंगे तो हम उन दिनों के बारे में भी बात करेंगे, उन दिनों का जिक्र भी हम करेंगे जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ करता था, हमारा जीवन बहुत ही नीरस हुआ करता था, और जब ज्ञान और मनोरंजन हमारे जीवन में आया तो वाकई हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और कैसा रहा ये बदलाव, आज के परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के क्या मायने हैं, क्या अहमियत है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास दो विशेष मेहमान मौजूद हैं, आपको बताना चाहूँगी। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें मैं आज के दिन की खासियत को लेकर भी करना चाहूँगी। आपको बताना चाहूँगी कि आज हम मना रहे हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस। हर साल 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये दिन 2000 में लोक सेवा प्रसारण दिवस या हम इसे जन प्रसार दिवस के रूप में भी जानते हैं, घोषित किया गया था। इसकी अवधारणा सुहास बोरकर, संयोजक जन प्रसार द्वारा की गई थी। प्रसार भारती को लोक सेवा प्रसारण लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाने और सभी विविध समुदायों और संस्कृतियों को परंपराओं को बेहतर बनाने और उन्हें अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम जान सकते हैं इन्हीं बातों से कि आज का दिन हमारे लिए कितना खास है। लोक प्रसारण में हम कैसा दृश्य दिखाते हैं, लोग क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क पर और उनके मानस पटल पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो चलिए आज के दिन की खासियत के विषय में बात करेंगे। बताना चाहूँगी आपको आज दो विशेष मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमान आपको बताना चाहूंगी, आप हैं वेद प्रकाश जी, आप हैं उप महानिदेशक आकाशवाणी पटना के। वेद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। डीडी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एवं शुभकामना, और इस प्रसारण दिवस के अवसर पर आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। जो दूसरे विशेष मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, आपको बताना चाहूँगी बहुत ही खुशी के साथ कि आज हमारे बीच राजीव सिन्हा जी मौजूद हैं। आप उप महानिदेशक हैं दूरदर्शन केंद्र पटना के। राजीव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान। बिहार बिहान और डीडी बिहार के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दर्शकों कि हमारे बीच आकाशवाणी और दूरदर्शन के दो सबसे विशेष मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, और लोक प्रसारण में क्या भूमिका होती है आकाशवाणी की, दूरदर्शन की, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले वेद सर, आपके पास आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हम मना रहे हैं यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस। क्या अहमियत देख पाते हैं आज के दिन की लोगों के जीवन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ये प्रसारण का जो इतिहास है लगभग 100 साल पुराना है। 1923 के आसपास से रेडियो का थोड़ा बहुत प्रसारण प्रारंभ हुआ, कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने शुरू किया, धीरे धीरे इसको जो है एक स्ट्रक्चर बनता गया, और ये जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जो हमारा संस्था बनी, वो अंग्रेज़ों के टाइम में ही बन गई थी। उसके बाद जो है 1957 में इसको आकाशवाणी नाम दिया गया, और
दर्शक हमारे तो बहुत सारे जो जुड़े भी हैं उन्हें भी नहीं पता होगा शायद कि 400 से ज़्यादा आकाशवाणी के केंद्र पूरे देश में हैं, क्योंकि आकाशवाणी का जो सबसे बड़ा जो काम है कि हर आदमी को उसकी भाषा में अगर सूचना पहुंचे, तो इस संदर्भ में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि करीब करीब 27 भाषाओं में और 170 डायलेक्ट जिसको हम लोग बोलियां कहते हैं उनमें जो है आकाशवाणी से प्रसारण होता है। तो ये लोक सेवा प्रसारक का जो भूमिका आकाशवाणी को दिया गया है उसके निर्वहन करने के लिए जो है आकाशवाणी ने सारे व्यवस्था कर रखी है और हर एक आदमी को उसकी भाषा में उसकी सब सुविधा के अनुसार सूचना पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। बहुत ही खूब। अच्छा राजीव सर, आपके पास आना चाहूँगी। शुरुआत आकाशवाणी से हुई। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आकाशवाणी की मदद से लोगों को संबोधित किया पहली बार, और उसी याद में हम आज का दिन मनाते हैं और इस अहमियत को जानते हैं कि हमारे जीवन में लोक प्रसारण की क्या भूमिका होती है। शुरुआत आकाशवाणी से हुई, लेकिन लोक प्रसारण में दूरदर्शन की भी बाद में, क्योंकि ऑडियो आया, फिर ऑडियो विजुअल आया, तो दूरदर्शन की भी भूमिका और दूरदर्शन भी लोगों के दिलों में बसता चला गया। आज की अहमियत को आप कैसे देख पाते हैं? शुरुआत में जब आकाशवाणी शुरुआत हुआ, उसके बाद जब वीडियो आया, वीडियो आने में दो चीज़ में चेंज आया। बदलाव हमेशा ज़रूरी भी है। पहले केवल लोग सुनते थे, बाद में जो चीज़ सुन रहे हैं उसको देखना भी चाहे। जब उनकी अंदर में इच्छा जागृत हुई कि देखने की, तब यह टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और हम जो सुन रहे थे वो देखने भी लगे, और वहाँ से एक बदलाव शुरू हुआ। जब दूरदर्शन आया 1959 में, खासकर इंडिया में, तो वहाँ से एक चेंज शुरू हुआ। फिर जब देखने लगे, और आकाशवाणी जहाँ केवल सुन रहे थे, अब हम जो चीज़ सुन रहे हैं वो देख भी रहे हैं। फिर लाइव टेलीकास्ट में आया, पहले रिकॉर्डिंग में आता था, फिर लाइव टेलीकास्ट आया। लाइव टेलीकास्ट में जो हो रहा है उसको उसी समय देखना, तो ये बदलाव शुरू हुआ। जो आकाश प्रसारण सेवा के बाद ये बदलाव शुरू हुआ और आज तक कंटिन्यू हुआ। जी, बहुत ही रोमांचकारी आप जो जर्नी एक है, जो इतिहास है वो बता रहे हैं कि पहले लोग जब सुनना शुरू किए आकाशवाणी, तो वो एक अलग ही अनुभव था। उसके बाद जब दूरदर्शन उनके जीवन में आया, तो वो देखने और सुनने दोनों का उन्हें बहुत ही सहूलियत मिली। बहुत ही एक रोमांचकारी अनुभव रहा होगा अगर उस समय की हम बात करें तो। आपसे जानना चाहूँगी वेद सर, और राजीव सर से भी मेरा यही सवाल रहेगा कि जो एक बदलाव आया उस वक्त से लेकर आज तक के परिप्रेक्ष्य में, कहीं ना कहीं अगर कंटेंट की हम बात करें, और एक शिफ्टिंग कहीं ना कहीं हुई है, लोगों की पसंद नापसंद भी बहुत बदली है पहले से, यूथ की सोच बदली है, लोगों की सोच बदली है, तो एक शिफ्टिंग हुई है कंटेंट को लेकर। इसमें आकाशवाणी अपने आप को किस तरीके से लोगों के दिलों में मजबूत अभी भी पैठ बनाए हुए है, जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, ये जो परिवर्तन है ये तो हमेशा होगा और होता ही रहेगा जी। और जो हमारा समाज है उसी का जो सामाजिक जो स्थिति होती है उसी का जो है रिफ्लेक्शन हमारे प्रोग्राम में भी आता है। बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो प्रोग्राम बनाते हैं वो उन्हीं पब्लिक के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए, हमारी फिल्मों में भी देखिए। दूसरा है कि तकनीकी बदलाव, चूँकि तकनीकी भी धीरे धीरे सुधार होता गया, तो उसकी वजह से भी जो है प्रोग्राम को दिखाने का तरीका और सुविधाएं बढ़ती गई, तो बदलता चला गया। लेकिन उसकी वजह से जो आकाशवाणी की अपनी भूमिका थी और दूरदर्शन की, वो बदली नहीं। आपको जो है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, इन सब का संरक्षण एक तरह से कहिए कि उनको बढ़ाने की जिम्मेदारी आकाशवाणी और दूरदर्शन पे है, और वो आज भी कम नहीं हुई है। तो उस परिप्रेक्ष्य में दूरदर्शन के प्रोग्राम भी समय के साथ बदले जरूर हैं, लेकिन उनका मुख्य जो एक उद्देश्य है वो वही है अभी भी जो पहले था। मतलब लोक सेवा के लिए जो आपको जरूरी है वो आपको करना है, और वो हम लोग करते भी हैं। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी राजीव सर, आप कैसे देख पाते हैं दूरदर्शन की भूमिका को? दूरदर्शन की भूमिका 59 से लेकर आज तक काफ़ी बदलाव आया है। प्रसारण में हम लोग बहुत पहले लिमिटेड जगह पे थे, आज ऑल ओवर इंडिया में हर जगह, चाहे वो सैटेलाइट चैनल पे चले गए, हर जगह चले गए। और जो समय के अनुसार हम भी बदले हैं, प्रोग्राम में भी बदले हैं। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग 80% लोग वो लोग हैं जो जिनके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। बाकी जो प्राइवेट चैनल हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं वो 20% को टारगेट रख के बनाते हैं। हम 80% जो हमें देखना चाहते हैं और जिनका कल्चर हमसे, माने उन्हीं के कल्चर
से रिलेटेड हम प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते भी हैं। और सेटेलाइट पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज के भी डेट में दूरदर्शन के ही प्रोग्राम देखे जाते हैं। बिल्कुल। और जो हम, चूँकि हमारा जो सेटेलाइट चैनल है वो फ्री है, बाकी सब में पैसे भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बदलाव के साथ खुद को नहीं बदले, हम लोग भी बदल लिए जी। काफ़ी कुछ बदला। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों ही मेहमानों से मैं करना चाहूँगी। जैसे हम आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की, तो हम हमेशा बिहार बिहान में कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, हम उसी सांचे में ढल जाते हैं। कहीं ना कहीं आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात करें तो इनका हमारे जीवन में शामिल होना ठीक वैसी ही भूमिका निभाता है। हम सुनते हैं अच्छा तो हमारे जीवन में अच्छी विचारों का हमारे जीवन में समावेश होता है, हम वैसे ही अपने जीवन को ढालने की भी कोशिश करते हैं। आकाशवाणी को आप कैसे देख पाते हैं इस भूमिका में, लोगों के बीच में, उनके बीच जब वो सुनते हैं, अच्छे अच्छे नाटिकाएँ प्रसारित होती हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक मॉरल स्टोरीज भी प्रसारित होती हैं, तो आप कैसे देख पाते हैं इस चीज़ को, आप कैसे जोड़ पाते हैं? देखिए, वही मैं कहना चाह रहा था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में जो कार्यक्रम बनते हैं उनको बनाते समय हमारे दिमाग में जो है उसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होती है। हमें ये देखना होता है कि वो जिस जनता के लिए हम, जो दर्शक या श्रोता हमारे हैं, जिनके लिए हम बना रहे हैं, उनके लिए वो कितना उपयोगी है। दूसरी है कि देखिए, बहुत सारी कलाएं जो हैं विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जाती हैं और शायद कॉमर्शियली उतनी वायबल नहीं है, इसलिए प्राइवेट चैनल उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आकाशवाणी दूरदर्शन में ऐसा नहीं होता है। हम उन चीज़ों को भी जो है दर्शकों के सामने, जो मान लीजिए नई पीढ़ी है जिसको उसकी जानकारी नहीं है, या इतना बड़ा देश है अपना, देश के ही कोने में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे कोने में लोगों को नहीं पता होती हैं, तो उसको भी लोगों के सामने लाना कि लोगों को ये पता हो कि हमारे देश में क्या है, किस तरह की संस्कृति कहाँ होती है, ये सब चीज़ें हम जो है दिखाते रहते हैं। और वो जो है जनता के बीच में ले जाना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और उसको हम लोग निभाते भी हैं। बिल्कुल, बखूबी हम निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी को। राजीव सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि मैंने वेद सर से सवाल किया, तो आकाशवाणी में, रेडियो में हम सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातों को हम सीखते हैं और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की, शामिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह दूरदर्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं दूरदर्शन का जिक्र जब हम करते हैं तो एक बहुत ही शुद्ध छवि, एक बहुत ही पारंपरिक, समाज से जोड़ती हुई लोगों को एक ऐसी छवि सामने आती है जो कि शायद बाकी चैनल्स को अगर हम दिमाग में, अगर जहन में सोचें उनके विषय में, तो वैसी छवि नहीं आती है। तो लोगों के मन मस्तिष्क में हम ऐसी छाप छोड़ते हैं, दूरदर्शन कैसे आप इसे जोड़ पाते हैं? हम वो छाप छोड़ना चाहते हैं लोगों की छवि में जो एक पॉजिटिव वाइब उनके अंदर में आए। जितने जो प्राइवेट चैनल हैं, आप ये ध्यान देंगे या देखते भी होंगे कि जितने भी प्राइवेट चैनल हैं उनका जो भी प्रोग्राम होता है वो नकारात्मक ज़्यादा रहेगा। चाहे वो सोशल पे कोई प्रोग्राम हो, नकारात्मक उसमें पहलू ज़्यादा नज़र आता है। हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। इवन जो डीडी न्यूज़ है हमारे यहाँ से, जो या प्राइवेट चैनल के न्यूज़ है, आप डीडी न्यूज़ को आप ध्यान देंगे कि इसमें नकारात्मक न्यूज़ नहीं रहेंगे, बिल्कुल सब पॉजिटिव न्यूज़ रहना चाहिए। जो चीज़ हम दिखाएंगे उसका समाज पर बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और आज के युग में तो प्रसारण का मतलब स्टार्ट हुआ था कि जब हम लोग प्रसारण शुरू किए थे आकाशवाणी से या बाद में दूरदर्शन। आज तो हिंदुस्तान में जिसके पास सोशल मीडिया है वो सब प्रसारण कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक सब प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन वो सब केवल नकारात्मक चीज़, ज़्यादातर नकारात्मक, पॉजिटिव चीज़ नहीं करते। तो हमारा जो प्रसारण है वो लोग को पॉजिटिव दिखाना है, जिससे उनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही नज़र आए, हमारा दिखाना है। शायद यही आज के दिन की खासियत है कि जैसे हम कहते हैं ना कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी कि लोक सेवा प्रसारण, हम लोगों के हित के लिए जो कार्यक्रम है प्रसारित करते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से हो चाहे दूरदर्शन के माध्यम से हो। बहुत ही ख़ास बात आपने बताई। वेद सर, आपसे जानना चाहूँगी कि हम जिस तरीके से हम देख पाते हैं आजकल एक प्रसारण की बात होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज की ख़बरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, रूबरू रहना चाहते हैं, पल पल की खबर उन्हें चाहिए। ये काम बाकी अन्य चैनल्स वाले भी करते हैं, चाहे वो बात मैं एफएम चैनल्स की करूं या फिर टेलीविज़न चैनल्स की करूं, लेकिन कहीं ना कहीं स्तर, जैसा कि स्तर की बात आपने कही, स्तर
बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक कभी कभी होता है। लोग कभी कभी उस चीज़ को बहुत मतलब उन्हें चोट भी पहुंचाती है। कई सारी ऐसी बातें जो नहीं दिखानी चाहिए, ऐसी बातें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, ऐसी बातें वो प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी लोगों को उनके जीवन में उनको अपडेटेड रखने के लिए किस तरीके से कदम मिलाकर चल रहा है? अगर मैं सुर्खियों की बात करूं, अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, समाचार की बात करूं, तो इसमें देखिए जो समाचार का जो प्रभाव है, बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ प्राइवेट चैनलों से ऐसी खबरें भी आ गई जो वास्तव में थी ही नहीं, या वो घटना हुई ही नहीं थी, उन्हें कहीं से सुनाई दिया और उन्होंने न्यूज़ में दिखा दिया। आकाशवाणी दूरदर्शन में जो भी समाचार जाता है उसकी पहले पुष्टि की जाती है, उसके बाद ही वो जो है हम लोगों को दिखाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे एक घटना याद आई। हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्टर ने यहीं पटना दूरदर्शन के स्टूडियो में ही पूछा था कि आप लोग खबरें देर से आपके यहाँ आती हैं और लोग बहुत जल्दी ले के आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं मान सकता हूं कि हम हो सकता है कि औरों से थोड़े पीछे हो जाते हो खबर देने में, लेकिन हमने माफ़ी भी कभी नहीं मांगी इस बात के लिए कि हम गलत खबर दे गए। तो कहने का मतलब लोगों को ये भरोसा है कि अगर आकाशवाणी या दूरदर्शन पे ये समाचार आया है मतलब ये सही बात होगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी हमारी जो है ना ये खासियत है कि हम पे लोगों का भरोसा है। हम सुनी सुनाई बातें लोगों को नहीं बताते हैं, जो पुष्टि करते हैं उसके बाद ही लोगों के बीच में उसको ले जाते हैं। क्योंकि देखिए समाचारों का बहुत जो है नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। मान लीजिए कहीं कोई लड़ाई झगड़ा किस तरह की बात हुई और हमने उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जो कि आजकल कुछ चैनल कर देते हैं, तो फिर वो मामला जो है सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है। हाँ, तो हमारा ये है कि उसको जो है उसका जो पॉजिटिव पक्ष है कि जो लड़ाई हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और किस तरह से वो नहीं हो, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस वजह से हमारी भूमिका जो है ना बिल्कुल अलग है। और हम जो खबरें भी होती है, देखिए खबरें तो हर तरह की घटनाएं होती है, निर्भर ये करता कि आप क्या दिखा रहे हैं। तो पता चला एक नेगेटिव चीज़ हुई, आप उसको 10 बार दिखा दिए और 10 पॉजिटिव चीज़ हुई उसको आप छोड़ दिए, तो वो चीज़ हो जाती है और फिर लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि सब कुछ खराब ही हो रहा है। बिल्कुल। तो वो ये सब असर है। तो इसलिए हम लोगों के दिमाग में ये बात है कि नहीं, हमारा समाज भी अच्छा है, देश भी अच्छा है और अच्छी चीज़ें लोगों के बीच में आए, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जाहिर सी बात है। अच्छा राजीव सर, आपसे ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, आकाशवाणी की बात हमने करी, दूरदर्शन में लोगों को अपडेट रखने के लिए सुर्खियों से, खबरों से, समाचार से किस तरीके से हम आज के परिप्रेक्ष्य में बाकी चैनलों की तुलना में अपने आप को इस्टेब्लिश किए हुए हैं? बाकी चैनल की तुलना में हम जो मेरा अपना अनुभव है कि हम ज़्यादा अच्छा से इस्टेब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि बाकी चैनल लोकल लेवल के न्यूज़ को भी नेशनल लेवल बना देते हैं। बहुत से ऐसे खबर होते हैं जो लोकल लेवल जिसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी वो नेशनल चैनल पे 24/7 दिखा करके उसको नेशनल चैनल बना देते हैं। हम केवल नेशनल चैनल के न्यूज़ को ही नेशनल चैनल पे लेके आते हैं, हम उसको लोकल पे नहीं, हम उसको लोकल को चैनल के न्यूज़ को लोकल पे ही चलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। और जो हमारी तरफ से जो सुर्खियाँ हैं, जो दूरदर्शन की जो सुर्खियाँ हैं, ये प्राइवेट चैनल के सुर्खियों से काफ़ी अलग है। हम इसमें भी वही चीज़ दिखाते हैं जिससे समाज पे अच्छा असर पड़े, मैंने लोग को पता भी चले। और अच्छी चीज़ जो हम बताएंगे तो शायद हो सकता है और वो भी अगर लगातार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, जैसा कि वेद प्रकाश जी ने कहा कि बुरी चीज़ को 10 बार बताएंगे तो बुरा असर पड़ेगा, हम अच्छी चीज़ को 10 बार बताएंगे तो शायद अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहूँगी वेद सर कि एक समय था, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया, जब लोगों के बीच में कुछ नहीं था, जीवन काफ़ी नीरस जा रहा था। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम टेलीविज़न को या रेडियो को अपने जीवन से दूर कर दें तो शायद हमारा जीवन बहुत नीरस हो जाएगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वैसा दौर था, जब वैसे दौर में लोग जीते थे, रहते थे, तब उनके जीवन में सबसे पहले प्रवेश हुआ आकाशवाणी का। आकाशवाणी जब उनके जीवन में आया तो कहीं ना कहीं उनके दिल से होकर उनकी नब्ज बन गया, दिल की धड़कन बन गया। उसके बिना शायद उनका जीवन अधूरा लगने लगा, उन्हें बहुत ही करीब हो गया है लोगों के मन के और दिलों के। क्या कहना चाहेंगे उस दौर के बारे में? देखिए, जिनका बचपन गांव में गुजरा है या जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें याद होगा, आकाशवाणी पटना से एक चौपाल नाम का कार्यक्रम चलता था, अभी भी चलता है वो। और उस दौर में उसके मतलब पॉपुलैरिटी का ये हाल था कि गांव में जगह जगह लोग 6:30 बजे इकट्ठे होते थे और एक रेडियो बजता था, उसके आसपास में 15-20 लोग बैठते थे और वो सुनते थे।
उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस कार्यक्रम में 4-5 कलाकार होते थे जो हमारी बिहार की जो मुख्य भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मगही है, वो हर कलाकार एक भाषा को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता था। तो गांव के लोग जो कि पहले आप देखेंगे जब टीवी इसका दौर ज़्यादा नहीं था तो लोग अपनी स्थानीय भाषा में ही ज़्यादा बात करते थे और उसी को ज़्यादा समझते भी थे। तो उन्हें ये बड़ा अच्छा लगता था कि उनके काम की जो चीज़ें हैं वो उनकी भाषा में कोई बात कर रहा वहाँ पे। तो ये जो आकाशवाणी का जो सबसे बड़ा, जो मैं कहूँगा कि जो बड़ी उसकी जो मतलब विशेषता है कि हर आदमी को उसकी भाषा में उसकी चीज़ें बताना। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि लगभग 170 बोलियों में प्रसारण होता है। शायद बहुत से लोगों को हमारे पता भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में इतनी बोलियां हैं। तो और एक कहावत बहुत पुरानी है अपने यहाँ कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी। मतलब इतनी ज़्यादा विविधता है। तो उसको आकाशवाणी पूरी तरह से जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। और अभी मैं बिहार में ही जैसे आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो जैसे दरभंगा से मैथिली में होता है प्रसारण, भागलपुर जो है वो अंगिका और वहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं करता है, पूर्णिया से जो है वो मैथिली और वहाँ की जो भाषाएं स्थानीय बोलियां हम कहेंगे उनमें होता है। और अभी आपको बताऊं कि नरकटियागंज जो हमारा सेंटर चालू हुआ है वहाँ से नेपाली में भी 2 घंटे का प्रसारण होता है। तो मतलब हम हर दर्शक का ध्यान रख करके कार्यक्रम बनाते हैं और उन तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। यही बात है कि आज हम लोगों की नब्ज, जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, हम नब्ज यूं ही थोड़ी बने हैं, क्योंकि शायद और किसी भी एफएम चैनल की अगर हम बात करें या गौर करें तो इतनी विविधता शायद किसी भी चैनल में नहीं होगी। और यही बात हमारे दूरदर्शन पर भी लागू होती है। दूरदर्शन में भी हम जितने तरीके के हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, इतनी विविधता है, हर बोली, हर भाषा में, हर दर्शक वर्ग को ध्यान में रखते हुए इतने सारे कार्यक्रम जो संचालित होते हैं। उद्देश्य जो हमारा रहा है दूरदर्शन का, कहीं ना कहीं सत्यम शिवम सुंदरम से लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तक की हम बात करते हैं और अपने उद्देश्यों पर हम आज भी कायम हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम दूरदर्शन का जो मेन उद्देश्य था कि लोगों को उनकी भाषा में उनके चीज़ को दिखाना, उसमें हम लोगों को सफलता मिली है। यहाँ पर जो नेशनल लेवल पे अलग और बिहार में जब हम डीडी बिहार में बात कर रहे हैं तो बिहार में यहाँ जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग यहाँ की खेती भी अलग अलग है। जो हम लोग कृषि दर्शन में प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ के किसान से जुड़ी हुई समस्याओं को उसमें दिखाते हैं। अभी जैसे कल हमारे यहाँ छठ का त्यौहार मनाया गया, तो इसका लाइव टेलीकास्ट हम लोगों ने किया, सुबह में भी किया और शाम में भी किया, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा आस्था से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग दूरदर्शन जो भी दिखा रहा है अपने लोगों को, जो उनको समझ में आए उनकी भाषा में, उनकी चीज़ को उनको पहुंचा रहे हैं। हम लोग इसमें सफलता हमें मिली है और आगे भी हमें मिलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि लोगों के मन में उतरना, कुछ ऐसा सेंसेशनल दिखाकर हम उस पर विश्वास नहीं करते। हमारे जो मूल उद्देश्य शुरुआत से रहे हैं, आज भी हम उन्हीं उद्देश्यों पर चलते हैं, चाहे बात हम आकाशवाणी की करें चाहे दूरदर्शन की करें। वेद सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा हम कहते हैं ना कि दूरदर्शन या आकाशवाणी की एक सबसे विशेष बात, जो सबसे हमारा प्लस पॉइंट है, जो हमारी सबसे बड़ी एक एडवांटेज हम कह सकते हैं, वो ये होती है कि अगर हम दूरदर्शन या आकाशवाणी की बात करते हैं तो भाषा का स्वरूप, भाषा की शुद्धता, हम यूं ही कुछ नहीं बोल देते, बल्कि बहुत ही सटीक भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, शुद्ध भाषा का, जो लोग अगर श्रवण भी करें, उसका सुने भी, तो वो उसे बोलने की कोशिश करें, जिससे उनके लिए ही बेहतरी होगी। भाषा के स्वरूप और भाषा की शुद्धता को लेकर आकाशवाणी में हम शुरुआत से ही इस बात को लेकर कायम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे तो जब भी कलाकारों का या जो एंकर का चयन होता है तो उसमें नॉर्मली जो समिति होती है इसमें कि एक भाषा के ज्ञाता भी बैठते हैं, क्योंकि भाषाओं का स्वरूप भी बना रहे ये भी ज़रूरी है। ठीक है, हम बोलचाल की जब बोलचाल की बात आती है तो वहाँ पे हम ज़रूर उसमें जो है कई भाषाओं को मिला के बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक भाषा का एक अपनी शुद्धता और उसका स्वरूप है वो भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये तो पता हो कि ये भाषा हमारी ऐसी थी या ऐसी है। बिल्कुल है, वो ऐसा ना समझे कि जो हम बोल रहे हैं वही हमारी भाषा थी।
तो इसके लिए जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में ही विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो भी हमारे खासतौर से समाचार या ये और प्रोग्राम होते हैं उनमें जो है भाषाओं पे भी ध्यान रहता है कि उनकी शुद्धता भी वहाँ बरकरार रहे। बिल्कुल। अच्छा राजीव सर, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं एक जो प्राइवेट चैनल्स की हम बाढ़ देखते हैं तो एक तुरंत ही लोगों के नज़र में आ जाना, तुरंत ही एक सेंसेशन क्रिएट करना, और जहाँ तक दूरदर्शन की बात है तो भले ही हम बहुत ही अपने मूल स्वरूप को लेकर आगे बढ़े, जो बदलाव आए उसको हमने समायोजन करते हुए हम आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं प्राइवेट चैनल्स की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रैपिड, कहीं ना कहीं रैपिड शब्द का मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ बहुत ही चीज़ें सेंसेशनल और बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होती हैं ताकि लोगों के नज़रों में ज़्यादा दिन तक बने रह सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि वैसे वो लोग ज़्यादा दिनों तक लोगों की नज़रों में, जो हमारा समाज है, ज़्यादा देर तक बने रहते हैं हमारे परिप्रेक्ष्य में? नहीं, ये सोचना कि वो ज़्यादा दिन तक बने रहते हैं, ये सोचना मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि लोग वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा दिन तक बने रहते हैं, लेकिन सच्चाई में ऐसी बात नहीं है, वो नहीं बने रहते हैं। क्योंकि वो तुरंत सोचते ये समाचार हम तुरंत पहुंचा दिए तो लोग को पता चल गया, लेकिन वो कौन सा समाचार आपने पहुंचाया, उससे समाज को क्या फ़ायदा हुआ? समाज को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, समाज को तो नुकसान हुआ, क्योंकि जो भी समाचार ये पहुंचाना चाहते हैं जो तुरंत में, वो हमेशा नकारात्मक समाचार होता है। बिल्कुल। और कार्यक्रमों की भी बात करें हाँ, तो इवन जो कार्यक्रम में जो वो कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं जो समाज में शायद 2% घरों में भी वो घटती नहीं, और हम जो दूरदर्शन में प्रोग्राम बनाते हैं उसमें मैक्सिमम घर में उसी तरह का कल्चर, उसी तरह का खाना पीना, बात व्यवहार, भाषाएं, हम उसको दिखाते हैं। तो वो उनका अपना सोचना है, लेकिन वो हमारे कंपटीशन में कहीं नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दूरदर्शन और आकाशवाणी से शायद इसीलिए जोड़ पाते हैं क्योंकि हम उनके बीच की चीज़ों को दिखाते हैं, ना कि जो चीज़ें रहती हैं वो घटित हो रही हैं कुछ और हम दिखा रहे हैं कुछ और। बिल्कुल सही। वेद सर, आपसे जानना चाहूँगी, इतना लंबा अनुभव रहा है आपका काम करने का आकाशवाणी में, कोई ऐसा अनुभव हम चाहेंगे जो आप, आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है, उसको लेकर कोई ऐसा अनुभव हो आपका जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, अनुभव तो देखिए इतने लंबी यात्रा में बहुत सारे हुए हैं, और जैसा कि हम वही बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे स्थानीय चीज़ें होती हैं उनको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना, कि लोगों को ये जानकारी हो कि यहाँ ऐसा है। जो हमारे गुरुद्वारे में जो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है और उसका लाइव टेलीकास्ट जो है रेडियो और दूरदर्शन दोनों करते हैं, और उसके टेलीकास्ट के बाद कई बार हमें अमेरिका से, कनाडा वगैरह से भी लोगों के ईमेल आते हैं। बिल्कुल हैं, जो उनको लगता है कि वहाँ बैठे बैठे वो कहते हैं कि हमको लगा कि हमने एक बार गुरुद्वारा के दर्शन कर लिए। और नहीं तो आप देखिए बहुत से लोगों को तो मतलब ये पता नहीं रहता है कि हमारे जो सिख भाई हैं उनका मतलब स्वर्ण मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थान है वो बिहार में है हमारे जी, पटना साहिब। पटना साहिब। तो इस तरह की और भी हमारे यहाँ बिहार में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि बाहर के लोगों की जानकारी में ले आना, या छठ का ही लीजिए, छठ के इतने ज़्यादा पॉपुलर बाहर में होने में इसमें रेडियो और टेलीविज़न दोनों का बहुत हाथ रहा, क्योंकि पहले तो हम मनाते तो बहुत साल मतलब पीढ़ियों से है यहाँ पे, लेकिन वो लोगों की नज़र में नहीं था। अभी लोगों की नज़र में आ गया, तो आज देखिए कि बॉम्बे में, मतलब हमको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अब नहीं मनाया जाता है वो जी। भले ही वो बिहार के लोग बनाते हैं, वहाँ स्थानीय लोग भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो चीज़ें बाहर जाती हैं तो उनका माध्यम हम बनते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी, जब लोक सेवा की बात करती है ना, तो किसी भी आदमी को उसकी भाषा में जो चीज़ बताई जाएगी वो उसको अच्छी भी लगती है और वो समझता भी है। तो जितनी विविधता आकाशवाणी और दूरदर्शन में भाषा की है उतनी किसी भी चैनल के पास नहीं है। और हम यहाँ तक कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सी बोलियाँ हैं जिनके बारे में बहुत लोग को जानकारी नहीं है, उन बोलियों में हमारे यहाँ से प्रसारण होता है। नॉर्थ ईस्ट में खासतौर से आप जाइए तो हमारी पहुँच इसलिए शायद बहुत, तो इसलिए वो हमसे अपना जो है जुड़ाव महसूस करते हैं। बिल्कुल। राजीव सिन्हा सर से भी मैं यही सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम देख पाते हैं कि अगर विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं या विदेशों में जो बिहारी रह रहे हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पर अगर उन्हें बिहार की छाप देखनी हो, जैसा कि सर ने बताया, और भारतीय संस्कारों को देखना है, भारतीय परंपरा को देखना है, यहाँ के समाज को देखना है, अगर बिहार की छाप देखनी हो, अगर यहाँ की मिट्टी की खुशबू लेनी हो विदेशों में रहकर भी, तो हम देखते हैं दूरदर्शन। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं?
आज के डेट में पूरे विश्व में, खासकर जहाँ पर भी हमारे फुटप्रिंट हैं डीटीएच के, वहाँ पर अगर किसी को भी बिहार की छाप को देखना है तो आपको डीडी बिहार से ही नज़र आएगा वो जो और वो भी डीडी बिहार में भी काफ़ी प्राइवेट चैनल हैं, लेकिन अगर सही में बिहार की मिट्टी, बिहार की खुशबू को अगर अनुभव करना है तो डीडी बिहार पे नज़र आएगा। और जितने भी हमारे इवन प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर भी डीडी बिहार सेटेलाइट पे है। जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में इनके जहाँ जहाँ पर भी फुटप्रिंट है, शायद पूरे वर्ल्ड में हर जगह तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम जगह पे है, वहाँ पर वहाँ की जो भी दर्शक है जो बिहार के हैं वो डीडी बिहार देखते भी हैं, वहाँ से कांटेक्ट भी करते हैं। काफ़ी लोग हमारे भी काफ़ी जो रिलेटिव हैं जो बाहर में रह रहे हैं वो लोग हम लोगों को मेल भी करते हैं और बताते भी कि भाई डीडी बिहार पर ये प्रोग्राम देखें। तो आज के डेट में प्रसारण में हम लोग पूरे वर्ल्ड में डीडी बिहार छाया हुआ है, हर जगह बिहार के लोग तो ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसा कि आज के दिन के विशेष को लेकर एक बार फिर से मैं अगर इस बात को दोहराना चाहूँ कि प्रसारण बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में, तो महिलाओं के मुद्दों को लेकर, चाहे वो नाटिकाओं की बात हो, चाहे वो किसान भाइयों की बात हो, चाहे वो बच्चों की बात हो, विविधताएं बहुत सारी हैं, चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो कार्यक्रमों में हो, तो कहीं ना कहीं एक वैरायटी जैसा जो हमारा भारत सिंबलाइज करता है कि हम भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक वैसा ही आकाशवाणी और दूरदर्शन है जो विविधताओं से भरा हुआ है। आपसे जानना चाहूँगी वेद सर, भविष्य, हम अगर भविष्य की बात करें, हमने एक ज़माने से शुरुआत की और आज के दौर में भी हम तमाम चेंजेस को अपने आप में समावेश करके और उसी तरीके से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में पैठ बनाने की हमारी जो एक शुरुआत से जो हमारा उद्देश्य था उसे हम आज भी कायम रख पाए हैं। भविष्य में क्या कुछ बदलाव हम देख पाएंगे, आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, भविष्य में तो बदलाव ज़रूर होंगे क्योंकि परिवर्तन तो सतत चलता रहता है। अब जो है सबसे बड़ा जो बदलाव है, लोगों तक पहुंचने का जो माध्यम है वो आप देखिए कि धीरे धीरे बदला। शुरुआत जो रेडियो की हुई तो शुरू में मीडियम वेव ट्रांसमीटर थे, शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर थे, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते थे जिनको कि ज़्यादातर एक जगह लोग बैठ के सुनते थे। फिर ट्रांजिस्टर छोटे होते चले गए, उसके बाद फिर एफएम का दौर आया, दौर अभी भी चल रहा है। और आप देखिए, मेरे ख्याल से 89-90 में शुरुआत एफएम की हुई और अभी आज की डेट में जो है काफ़ी जगह पे फैला हुआ है और अब ज़्यादा लोग उसको ही सुनते हैं। मतलब मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के मुकाबले उसके दर्शक बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि वो मोबाइल वगैरह में भी उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद जो है अभी आप देखिए एफएम के आकाशवाणी ने अलग अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चैनल चलाए। अभी जैसे विविध भारती है, विविध भारती पे आप देखेंगे कि पुराने जो गाने हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि एक जो उम्र दराज वर्ग है वो उसका बहुत बड़ा श्रोता है। अब लेकिन अब जो युवा हैं उनकी भी पसंद को ध्यान में रखना है तो उसके लिए रेनबो चलता है। रेनबो पे ज़्यादातर जो है यूथ को टारगेट करके वो प्रोग्राम बनते हैं। तो ये जो हर दर्शक तक पहुंचने का है। अब उसके बाद आया मोबाइल का ज़माना। मोबाइल में भी अब जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ा है, लोग रेडियो लेके घूमते नहीं हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हुआ कि भाई ऐसा कुछ हो कि लोग मोबाइल में अपना चलते फिरते सुन सके। तो देखिए, न्यूज़ ऑन एयर एक ऐप है प्रसार भारती का जिसपे करीब करीब 250 से ज़्यादा रेडियो स्टेशन हमारे आकाशवाणी के उपलब्ध हैं। मतलब आप दुनिया के किसी कोने में आकाशवाणी पटना या जो भी आपकी पसंद का है, आकाशवाणी हैदराबाद, जो सुनना चाहते हैं आप उस ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसकी जो पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि शुरुआत जब हुई थी तो कई बार ऐसा हुआ कि इतने ज़्यादा श्रोता हो गए कि वो जो है हमारा ऐप क्रश करने के मतलब नज़दीक चला गया। अब उसको काफ़ी अच्छा सुधार कर दिया गया है। तो और इसमें जैसे कि बहुत बार मतलब हम जिनके बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि ट्रांसमीटर से सुनने के लिए तो आपको उसके एरिया में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बाहर से आता है कि सर फला जगह का जो है कार्यक्रम में हम ये सुने थे या उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो समय के साथ बदल रहा है और आप देखिए 5G टेक्नोलॉजी जब आएगी तो निश्चित रूप से उसमें ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारे चेंजेज आएंगे। जी, यही सवाल राजीव सर मैं आपसे करना चाहूँगी। ये तो आकाशवाणी की बात हमने करी, अब अगर हम दूरदर्शन की बात करें तो आने वाले भविष्य में क्या कुछ और बदलाव हम देख पाएंगे दूरदर्शन में? इस ऑर्गेनाइजेशन में 1990-91 से हम यहाँ पे थे और हमने पिछले 30 साल में हमने तो हर 2 साल में एक बदलाव यहाँ देखा है, खासकर दूरदर्शन में टेक्नोलॉजी में। जो 91-92 में जो था वो 2000 में नहीं रहा।
जो 2000 हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी में जी जो 2000 में था वो 2005 में जब सेटेलाइट पे हम चले गए, वहाँ से बदलाव आ गया। उसके बाद 2013 में हम लोग डिजिटल पे चले गए 13-14 में। अब हम लोग HD पे जा रहे हैं। अब ये जो टोटल बदलाव है वक्त के अनुसार, वो इसलिए है कि ताकि लोग को अच्छे क्वालिटी मिले, टेक्निकल अच्छी क्वालिटी मिले और सही चीज़ भी मिले। तो बदलाव तो आगे आने वाले दिन में शायद मार्च के बाद हम लोग दूरदर्शन पूरे हाई डेफिनेशन पे चले जाएंगे और सेटेलाइट पे भी हाई डेफिनेशन पे रहेंगे और टेरेस्ट्रियल जो भी है, जो डिजिटल है, वो टोटल डिजिटलाइज हो जाएंगे हम लोग मार्च के बाद। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है और शायद दर्शकों को भी ये सुनने के बाद बहुत ही खुशी हुई होगी, क्योंकि जो लोग अपने आप को दूरदर्शन और आकाशवाणी से जोड़ते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। आपसे जानना चाहूँगी वेद सर कि लोक सेवा की बात होती है, लोक सेवा प्रसारण दिवस है आज, और लोगों की सेवा करना ऑडियो विजुअल के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से, ये हमारा उद्देश्य रहता है। आपसे जानना चाहूँगी कि जब इस बात को हम करते हैं तो इस बात को भी हम बिल्कुल भूल नहीं सकते कि आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी जगह है जहां पर, जैसा कि आपने बोला कि हम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम हम दिखाते हैं, चाहे आकाशवाणी हो चाहे दूरदर्शन हो। तो एक सबसे अच्छी बात ये नज़र आती है कि लोग अपने आप को जोड़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को भी मौका मिलता है उसमें अपना जौहर दिखाने का, अपना हिस्सा प्रेजेंट करना, पार्टिसिपेट करने का। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें जो स्थानीय जो हमारे केंद्र हैं, चूँकि ज़्यादातर जो है प्राइवेट चैनल से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि प्राइवेट चैनल के जितने केंद्र शायद पूरे ऑल इंडिया में होंगे उतने हमारे एक ही स्टेट में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाशवाणी के 400 से ज़्यादा केंद्र हैं पूरे देश में। तो आप इस हिसाब से देखिए कि मतलब हर कलाकार, जो भी एक हर आकाशवाणी का एक अपना क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के कलाकार को वहाँ मौका मिलता है। बिल्कुल। उसको बाहर के चैनल पे मौका तब मिलता है जब वो बहुत पॉपुलर हो जाता है, जी। लेकिन हम उसको तब लाते हैं जब उसको कोई नहीं जानता है, तब वो लाया जाता है और वो फिर यहाँ का प्लेटफॉर्म उसको मिलता है जब तब वो पॉपुलर होता है और फिर आगे बढ़ता है। तो एक तो इस वजह से लोग जुड़े रहते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए कि अगर हमारे बीच का कोई कलाकार जब आता है रेडियो या दूरदर्शन पे, तो वहाँ के लोगों में भी बहुत उत्सुकता होती है कि उसको देखने की, और उन्हें लगता है कि कल हम भी आ सकते हैं। जी। मैं नाम नहीं लूँगा, बट आज के बहुत से नामचीन कलाकार हैं जिनको मैंने यहीं इसी स्टूडियो में शुरुआत करते हुए देखा है। बिल्कुल। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। जी। सिंगर कई हैं जिनको हमने 12-14 साल की उम्र में यहाँ गाते देखा, जो आज बहुत नाम वाले हैं। तो ये हमारी जो भूमिका है कि उनकी भाषा, वहाँ के कलाकार और उनकी पसंद, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम बनाना, जिससे कि वो हमारे परिवार का हिस्सा अपने को समझे। बिल्कुल, हम कद्र करते हैं उन कलाकारों की कला की और हम उनकी पहचान करते हैं। कहीं ना कहीं राजीव सर, मैंने भी देखा है कि दूरदर्शन में जब भी आर्टिस्ट आते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं वाले कोई कलाकार हैं या वो नृत्य नाटिका कोई प्रस्तुत करते हैं या कुछ ऐसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो एक बहुत ही उम्मीद की किरण उनकी आंखों में, उम्मीद की एक चमक रहती है कि हम दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर अपनी कला को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलाओं की कद्र करना दूरदर्शन और आकाशवाणी का शुरुआत से एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? दूरदर्शन में जो भी आना चाहते हैं या जिनको हम लोग लेके आते हैं, और चूँकि हम लोग ढूंढते हैं कि ऐसे कलाकार लोकल लेवल पे कहाँ हैं जिनकी प्रतिभा को हम दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पे दिखाएं और लोग को बताएं, यहीं के लोग को जो DD बिहार में हम दिखाते हैं, तो उनको खुशी भी मिलती है और हमें भी इस बात की खुशी मिलती है कि हमने यहाँ के लोकल कलाकार को ही ये प्लेटफॉर्म दिया, जो जिनको कोई नहीं पूछ रहा था, हमने उनको पहचान की। तो इससे हमें भी खुशी मिलती है। और एक तरह से देखा जाए तो बिहार में हर जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं वाले या ये कलाकार हैं, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं, ये अच्छी बात है। जी, बहुत ही सही बात कही आपने, क्योंकि ऐसा हमने अमूमन देखा है और शायद लोग, जैसा कि वेद सर ने बताया और आपने बताया, कि जोड़ पाते हैं लोग अपने आप को, क्योंकि हमारे बीच से ही वो लोग होते हैं जो वहाँ जाते हैं। शायद बाकी जगहों पर उनकी उतनी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन हम उनकी पहचान करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी वेद सर कि ऑडियो विजुअल का दौर है और शुरुआत ऑडियो से हुई थी, आकाशवाणी से, लेकिन ऑडियो विजुअल के दौर में आप रेडियो की, आकाशवाणी की इम्पोर्टेंस को चलते चलते कैसे शब्दों में, किन शब्दों में आप बयान करना चाहेंगे? कितनी ज़्यादा अहमियत है इसकी?
नहीं, देखिए इसमें क्या है कि अहमियत तो दोनों की अपनी अपनी है, दूरदर्शन की भी है और आकाशवाणी की भी है। सुनने का क्या होता है कि आप जब कोई प्रोग्राम देखेंगे तो देखने और सुनने में आप पूरी तरह से उसमें इंगेज होना पड़ेगा। आप ये दूरदर्शन का प्रोग्राम देखते देखते आप कुछ और नहीं कर सकते। सुनने का कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ और कर रहे हैं और वो गाना सुन रहे हैं। बहुत लोगों की तो ये आदत भी होती है कि गाना सुनते सुनते कुछ कर रहे हैं। तो और दूसरा ये है कि जहाँ पे मान लीजिए कि साधन नहीं है उस तरह का, क्योंकि रेडियो या आजकल तो मोबाइल में आप रेडियो सुन सकते हैं, तो चलते फिरते आज की ज़िंदगी जो हम लोगों की है वो मतलब लोग काम की वजह से या अपने व्यवसाय की वजह से ज़्यादातर मतलब जो है मूवमेंट में रहते हैं। तो आप ये आकाशवाणी के कार्यक्रम वो चलते चलते घूमते हुए भी आप आराम से सुन सकते हैं जी। तो इस वजह से दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी है, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो ज़्यादा असर डालती है, ये निश्चित है। बिल्कुल, लेकिन आज भी आकाशवाणी की इम्पोर्टेंस और जो एक वैरायटी है, पुराने गाने जो सुनना पसंद करते हैं उनके लिए अलग एफएम चैनल है, एफएम गोल्ड, और जो नए सुनना चाहते हैं गाने उनके लिए एफएम रेनबो चैनल। तो कहीं ना कहीं ये उनकी पसंद के हिसाब से उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम दूरदर्शन की बात करें राजीव सर, आपसे जानना चाहूँगी, तो दूरदर्शन के भी प्रोग्राम्स में इतनी सारी वैरायटी है, जैसा कि रेडियो में भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन दूरदर्शन की बात करें तो बच्चों के लिए किलोल कार्यक्रम चलता है, अगर महिलाओं की बात करें तो खुला आकाश है, अगर वृद्धजनों की बात करें तो अक्षय वट है, किसान भाइयों की बात करें कृषि दर्शन है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो अगर हम देखें तो सुबह से लेकर रात तक शायद हर एक उम्र वर्ग के लिए, हर एक आयु वर्ग के लोगों के लिए है। ये हमारी एक खासियत है जो कि बाकी चैनल्स में शायद नहीं रहती है। उनका एक विषय रहता है और चाहे वो घर गृहस्थी की कहानियाँ दिखाते हैं तो पूरे दिन वैसे ही चलता है, लेकिन हमारी ये खासियत है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम हैं। किन कार्यक्रमों का आप विशेष रूप से जिक्र करना चाहेंगे? दूरदर्शन पे जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं डीडी बिहार में या यहाँ से जो चलते हैं, वो यहाँ के जो लोग हैं उनके समय को देखते हुए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे 24/7 लोग एक ही तरह के प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे। युवा वर्ग है उनके लिए उस तरह का प्रोग्राम, जो कृषि वाले लोग हैं, जो खासकर कृषि में ज़्यादातर लोग कृषि में ही यहाँ हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम बनाते हैं। और उनका टाइम भी ऐसा रखा गया है कि ताकि वो अपने कृषि के काम से ख़त्म होकर के और वो प्रोग्राम को देखें। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम उनको सुबह 6 बजे जिस समय खेत में जाने का, कृषि पे काम करने का, उस समय हम प्रोग्राम नहीं दिखाते हैं। उसी तरह जो बिहार बिहान है या आपके जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम होता है, वो उनके टाइम को आप ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे समय पे दिखाया जाता है जिस समय वो दर्शक जरूर देखें जी। तो हमारे प्रोग्राम में वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट चैनल है वो एक ही चीज़ को जो 24 घंटे दिखाते हैं, हम वो एक ही चीज़ को नहीं दिखाते, क्योंकि हम देखने वाले के ध्यान में रख करके ही प्रोग्राम को दिखाते हैं। अच्छा वेद सर और राजीव सर, आपसे एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है वो लेना चाहूँगी कि हम ज्ञान और मनोरंजन की बात करते हैं तो बात वहाँ अवेयरनेस की भी आती है। ऑडियो और ऑडियो विजुअल यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात करें तो लोगों को जागरूक करने को लेकर किस तरीके से इस नज़रिए से किस तरीके से आप देख पाते हैं आकाशवाणी को, जागरूकता को अगर हम लेकर सोचें तो? इसकी तो बात देखिए, आज हम लोग जिस अवसर पे बैठे हुए हैं इसकी शुरुआत वहीं से हुई है जी। आप देखिए, जो महात्मा गांधी आकाशवाणी के स्टूडियो गए, उद्देश्य क्या था? जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, क्योंकि उनके लिए संभव नहीं था कि हर कैंप में जाके वो सबसे बात करते, तो वो अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते थे जी। तो हमारा जो अवेयर करने का लोगों का प्रोग्राम है वो तो उसी दिन से शुरू हुआ। और आज भी देखिए कि जब भी सरकार को या किसी को भी अपनी बात पहुंचानी होती है लोगों तक, जैसे आप कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए, कोरोना के अवेयरनेस को लेके रेडियो और दूरदर्शन दोनों पे कितना कैंपेन चलाया गया, क्योंकि लोगों को इस खतरे से सावधान करना और उनके लिए क्या सुविधा है जी। जैसे अभी बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग सरकारी चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए एक लोकतांत्रिक देश में सरकार जो जनता के लिए कर रही है, अगर उसको पता ही नहीं चले बिल्कुल, तो फिर उसका फायदा क्या होगा? कई सारी योजनाएं होती हैं, कई सारी तो हमारा काम है उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना जिससे वो उसका लाभ उठाएं। हम किसी के प्रचार के लिए कुछ नहीं करते यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है वो लोक सेवा प्रसारक में वो एक बहुत बड़ी भूमिका है, बिल्कुल, कि लोग जाने कि उनके लिए सरकार क्या लेकर आ रही है और उसको फिर उसका लाभ भी उठाएं वो। तो ये जो हम लोग की भूमिका है
वो सदा चलती रहेगी, वो समय के साथ इसमें बहुत बदलाव नहीं आएगा। तो हाँ, कार्यक्रम पहुंचाने के तरीके बदलेंगे, कार्यक्रम का थोड़ा सा समय के साथ उसके जो रूपरेखा बदलेगी, लेकिन उद्देश्य तो हमेशा वही रहेगा। बिल्कुल। राजीव सर, चलते चलते आप दूरदर्शन के जो दर्शक हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आज के इस विशेष मौके पर? आज के विशेष मौके पर तो हम ये कहना चाहेंगे, दूरदर्शन अपनी जो अपना रोल जो निभा रहा है, और खासकर कोरोना पीरियड में हम लोगों ने जो विद्यालय पे प्रोग्राम मेरा विद्यालय जो चलाया, जो अभी भी चल रहा है, या तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग का कंट्रीब्यूशन है यहाँ बिहार के स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई से, मतलब जो कि काफ़ी पॉपुलर है ये प्रोग्राम। और जब लोग घर में बैठे हुए थे तो कम से कम पढ़ने के लिए कुछ मिल गया। और जो हमारा यहाँ के दर्शक को यही है कि भाई दूरदर्शन पे जो भी आए, आपके जो भी सुझाव हो, उसके अगर ऐसा कुछ है आप लोग हम लोग को खबर कर सकते हैं, हम लोग बदलाव भी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आप आज के दिन को ख़ास बनाने के लिए और आज के दिन विशेष को लेकर जो ख़ास बातचीत की आप दोनों ही विशेष मेहमानों ने, बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आज के दिन विशेष को लेकर ये तो हमारी बातचीत रही आज के दोनों विशेष मेहमानों के साथ, वेद प्रकाश जी, उप महानिदेशक आकाशवाणी केंद्र पटना, और राजीव सिन्हा जी, उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव निरंतर हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल आज के बिहार बिहार के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।